जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इन बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैसिव। पैसिव का बेसिक कंसेप्ट आपको जानना है। पैसिव कहते हैं किस किस बात को जाने। पैसिव है तो एक्टिव भी है। तो अब तक जितना आपने टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसका पास्ट है, फिर इसी तरह से फ्यूचर है, यानी 12 हो। तो ये 12 जो पढ़े ये सब के सब एक्टिव में थे। इनका एक कोई करता होता, क्रिया को कर रहा होता था। लेकिन पैसिव क्या होगा? पैसिव का जो करता होगा क्रिया को कर नहीं पाएगा। ये पहली बात होती है। पैसिव का जो भी करता हुआ करता है, क्रिया को नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको कहते हैं नॉन डूअर। और जो एक्टिव का करता होता है, क्रिया को कर लेता है, इसीलिए उसको डूअर कहते हैं। सब्जेक्ट तो दोनों को कहेंगे, लेकिन डूअर और नॉन डूअर में अंतर है। अभी इसको मैं क्लियर करूंगा, लगा दे रहा हूँ हेडिंग, डूअर और नॉन डूअर, डूअर और नॉन डूअर, इस पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, और आगे बता रहा हूँ। पैसिव जब भी आपको जानना है तो पैसिव जानने के लिए देखिएगा, पैसिव की क्रिया होती है बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, इसी को पैसिव कहा गया है। जब भी हम पैसिव कहेंगे तो वहां पे ये कंपलसरी होगा कि क्रिया थर्ड फॉर्म में होगी, उसके पहले बी का कोई रूप होगा। बी के कितने रूप होते हैं, चलिए इसको पहले जानते हैं। बी का रूप होगा प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज या वर, मॉडल के साथ बी खुद लग जाएगा, मॉडल के साथ। और बी का रूप क्या होगा? बीइंग होगा। इसको कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं, याद रखिएगा, इसको कॉन्टिन्यूअस में। इन तीनों को इंडेफिनिट में लगाते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस में लगता है और यह परफेक्ट में लगता है। परफेक्ट में क्या लगेगा? बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बी। देखिएगा, सिंपल की बात छोड़ दीजिए, सिंपल में इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल भी लगता है, तो ये सिंपल में लगेगा। आगे बीइंग कहाँ लगेगा? कॉन्टिन्यूअस में। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी हम कैसे पढ़ाएंगे? सिलेबस में नहीं है, हम पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाएंगे जिससे कि आप जाने बढ़िया से, ब्रॉडनेस में जाएं। हम आपको ब्रॉडनेस देना चाह रहे हैं। मेरे आने का बस मूल उद्देश्य यही है, ब्रॉडनेस देना। आगे उसके बाद से बीइंग किसके लिए है? ये परफेक्ट के लिए है। बीइंग किसके लिए है? परफेक्ट के लिए है। तो इसका प्रयोग करेंगे परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, जब भी पैसिव बनाएंगे तो परफेक्ट में बी का रूप बीन होगा। यानी इन सब के बाद से क्रिया थर्ड फॉर्म में ही आई होगी। ठीक है, तो क्रिया ध्यान दीजिएगा, बी के बाद से क्रिया या तो आईएनजी फॉर्म में आती है, और नहीं तो बी के बाद से क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है। अगर आईएनजी फॉर्म में आ गई बी के बाद से क्रिया तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर पर थर्ड फॉर्म में आ गई तो क्रिया पैसिव में है। याद रखिएगा, थर्ड फॉर्म में क्रिया आ गई बी के बाद से तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पैसिव का कहलाएगा, और क्रिया का फॉर्म अगर बी प्लस आईएनजी है तो एक्टिव है, और वो कॉन्टिन्यूअस में होगा। तो याद रखिएगा एक्टिव और पैसिव। अब पैसिव जानने के लिए बस इतना ही काफी है कि अगर आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, तो आप उसको पैसिव कहिएगा, और उसका अर्थ जब भी निकालेंगे तो पैसिव कहेंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट में, पास्ट में, और ये मॉडल के साथ। ठीक है, और उसके बाद से ये कॉन्टिन्यूअस में, और ये परफेक्ट में। याद रहे, चलिए हम लिख दे रहे हैं, इसको कहेंगे कॉन्टिन्यूअस में, इसका यूज करेंगे कॉन्टिन्यूअस, और इसका यूज कहाँ करेंगे? परफेक्ट में, परफेक्ट में। ठीक है, बीइंग का प्रयोग, तो ये बी के रूप रहे। पैसिव बनाने के लिए शर्त बताया बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। प्रेजेंट में बी का रूप क्या होगा? इज, एम, आर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो,
चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये हमारी सहायक क्रिया, पास्ट इंडिफिनिट में ये सहायक क्रिया, और फ्यूचर इंडिफिनिट में शैल और विल के साथ भी लगा देंगे और उसके साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में लगा देंगे। जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होंगे, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो उसकी जो सहायक क्रिया होगी वो तो रहेगी, प्लस उसी जो पैसिव बनाते हैं तो बी में आईएनजी जोड़ देंगे तो बीइंग हो जाएगा। यही बीइंग बी है, ठीक ना। जब परफेक्ट में जाएगा तो परफेक्ट का मतलब क्रिया थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक ना। तो क्रिया थर्ड फॉर्म में होती है तो उसका बी का थर्ड फॉर्म बीइंग हो जाएगा। कंटीन्यूअस का मतलब क्रिया आईएनजी फॉर्म में होती है तो बी का कंटीन्यूअस फॉर्म बीइंग हो जाएगा, ये ठीक ना। और बी का थर्ड फॉर्म बीइंग हो जाएगा। तो परफेक्ट में, कंटीन्यूअस में और ये इंडिफिनिट में। अब कहेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस तो इन दोनों से बनता है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दिया हूं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। तो ये आपने इतनी बातें जानी, सबके साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आएगी। अब इसके लिए और बेसिक जानकारी क्या आपको लेनी है, आगे चलिएगा। क्रिया का एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। देखिए क्रियाएं जितनी भी हैं वो सब, उनका एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म आपने कहीं देखा नहीं है, ना ही कहीं इसका चार्ट है, लेकिन आप हमसे जाना कि एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म क्या होगा। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंग, सिंग मिस होता है गाना, मूल फॉर्म में है क्रिया, ठीक है ना। इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, बी संग। इसका अर्थ होगा गाना, इसका अर्थ होगा गाना नहीं गाया जाना, क्या कहते हैं, गाया गाया जाना। दोनों के मीनिंग में अंतर समझ लीजिए। इसका अर्थ होगा गाना, इसका अर्थ होगा गाया जाना। अर्थ देखिएगा किस तरह से गाना है, ये भी बेस फॉर्म है, ये भी बेस फॉर्म है। आगे टीच, टीच भी होता है पढ़ाना, और इसका पैसिव क्या बन जाएगा, बी टॉट, बी टॉट। कहेंगे कैसे पैसिव हो गया, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में तो एक्टिव में। तो ये जो है, ये जो कॉलम है इसको कहेंगे एक्टिव कॉलम, एक्टिव। और इसको हम कह रहे हैं पैसिव, क्या कह रहे हैं, पैसिव, ठीक है। तो हो गया पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव ध्यान देने की जरूरत है। सिंग बी संग, टीच बी टॉट, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब को ही पैसिव कहा जाता है, इसी को पैसिव कहा जाएगा, और किसी चीज को पैसिव नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा इस क्रिया के रूप बदलने को ही पैसिव कहते हैं। देखिए ये क्या क्रिया का रूप है, तो क्रिया का रूप हमने बदल दिया, तो टीचर, टीच का बीटर। अब हम कहें हैं प्ले, प्ले किस फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। इसका पैसिव क्या होगा, बी प्लेड, बी प्लेड। क्लियर हुआ। आगे इसी तरह से मैं कह दूं राइट, WRITE, राइट, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, बी रिटेन, बी रिटेन। बात समझ में आ रही है। अब हमको इसका चार्ट नहीं बनाना है, दिमाग में सिक कर देना है कि जिन क्रियाओं को आप फर्स्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है, वो सारी क्रियाएं अपने बेस फॉर्म में हैं, और उन्हीं क्रियाओं को थर्ड फॉर्म में लिख दें और उसके पहले बी लगा दें। जैसे इसमें राइट के पहले मैंने राइट को थर्ड फॉर्म में बदल दिया और उसके पहले बी लगा दिया, तो ये भी बेस फॉर्म में है, ये भी बेस फॉर्म में है। इसका अर्थ निकलेगा राइट मीन्स लिखना, इसका लिखा जाना, लिखना और लिखा जाना, खेलना खेला जाना, पढ़ना पढ़ाया जाना, गाना गाया जाना, ठीक है ना। उसके बाद से रीड, पढ़ना पढ़ाया जाना, ठीक ना, ठीक है। ऐसा कर करके जितनी भी क्रियाएं आ रही हैं, इस जब बी के साथ आएंगी तो थर्ड फॉर्म में ही होंगी, नहीं तो आईएनजी फॉर्म में। तो इन क्रियाओं के जो भी कर्ता होंगे, इन क्रियाओं के कर्ता इनको कर लेंगे, लेकिन इन क्रियाओं के कर्ता इन क्रियाओं को कर नहीं पाएंगे, ये क्रियाएं अपने कर्ता पे ही हुआ करेंगी। अब बी के तमाम रूप हैं,
बी के बाद से बी का भी रूप इज एम वाज एवर अभी दिखाया, बीइंग भी, बीन भी, ठीक है, और क्रिया थर्ड फॉर्म में। तो अब जरा देखा जाए कि इनके कर्ता किस तरह से इनको करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं, इस बात को जरा देख लिया जाए। तो ये मैंने दिखाया कि बेस फॉर्म जो है इनके कर्ता इनको कर लेते हैं, इनके कर्ता इनको कर नहीं पाते हैं, इसको सिद्ध करके जरा दिखाऊं आगे। देखिएगा, कर्ता कर लें, जैसे शी टीचेज अस, सेंटेंस है। अब इसका देखिएगा यहां पे वी आर टॉट बाई हर। अगला शी वाज, शी इज टॉट, इतना ही ध्यान देते हैं, ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे क्या है, क्रिया के थर्ड फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, अतः पैसिव है। यह कर्ता इस क्रिया को कर नहीं पाएगा, यह क्रिया अपने इस कर्ता पे होवेगी। यह क्रिया, सर यह सब्जेक्ट है, लेकिन यह नॉन डूअर है। क्या है? नॉन डूअर। ठीक है, यह भी देख लें, यह भी सब्जेक्ट है और ये क्रिया है। क्रिया एक्टिव में है कि पैसिव में है? कहेंगे क्रिया थर्ड फॉर्म में है और उसके पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, अतः क्रिया पैसिव में है। तो यह सब्जेक्ट है, लेकिन यह भी क्या है? नॉन डूअर है। बात समझ में आ गई? आगे देखेंगे, यह क्रिया फर्स्ट सेकेंड फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है और इसके पहले बी का कोई रूप नहीं नजर आ रहा है। तो जब थर्ड फॉर्म में है ही नहीं, बी का रूप उसमें है ही नहीं, तो वह एक्टिव में है। इस क्रिया का जो ये करता है, यह करता इस क्रिया को कर लेगा। ठीक है, तो यह इसको भी कर्ता कहेंगे, इन तीनों कर्ताओं को कर्ता ही कहेंगे, लेकिन यही एक कर्ता है जो इस क्रिया को कर पाएगा। बाकी ये दोनों के दोनों जो कर्ता हैं, ये दोनों कर्ता क्रिया को कर नहीं पाएंगे, ये क्रियाएं अपने कर्ता पे होंगी। एक्टिव और पैसिव में मूल अंतर को समझने के लिए बिना इतना समझे आप कहें कि समझ गए, नहीं। आप पूरे YouTube पे जितना भी लेक्चर है, सारे लेक्चरों को उठा करके देखें, ये कंसेप्ट नहीं मिलेंगे। तो आगे समझें, तो यहां पे क्या है? शी टीचेज, वह एक्टिव है। कहीं एक्टिव से कहा करके क्या भ्रमित कर दे रहे हैं? तो नहीं, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ही पैसिव है। बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, देखिए आप पे थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, उसके भी पहले बी है, ठीक है, इसलिए कहेंगे पैसिव है। ठीक है ना? अब बी का रूप तमाम है, अलग अलग बात है। तो ये दोनों जो करता है लेकिन नॉन डूअर है, ठीक है ना? लेकिन यह करता यानी शी टीचेज, वो पढ़ाती है अस, हमको, वो हमको पढ़ाती है, लेकिन वही शी है, यहाँ पे इस क्रिया को कर नहीं पाए। ये शी शब्द ये करता है, लेकिन इस क्रिया को कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो शी शब्द है ना, पे क्रिया होएगी। क्यों? क्योंकि ये पैसिव है। शी इज टॉट, यानी उसको पढ़ाया जाता है, इसका अर्थ निकलेगा पढ़ाया जाता है। क्लियर हुआ? टेंस बदल जाएगा तमाम टेंस से। अब जैसे कहेंगे कि इसका मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म जहां आ जाएगा हम कहेंगे पैसिव है, तो हम उन होशियारों के जैसे कैसे कहते हैं? थर्ड फॉर्म के पहले हैव का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बी का प्रयोग होना है। बी का रूप कौन कौन सा? इजेमार भी है, वाजवर भी है, बी भी है, बीइंग भी है, बीन भी है। तब जाकर के अगर थर्ड फॉर्म आए तो वह पैसिव है और उस क्रिया का कर्ता उसको कर नहीं पाएगा, वो क्रिया अपने कर्ता पे होएगी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक ये दिखाया कि जो पैसिव के कर्ता होते हैं क्रिया को कर नहीं पाते, क्रिया उन पे होती है। सी स्टार्ट उससे पढ़ाया जाता है, वी आर टॉट हमें पढ़ाया जाता है, बाई है उसके बाद अगला एक और दे देते हैं, शी हैज टॉट, इसी को दे देते हैं। इसका अर्थ क्या निकलेगा? वह पढ़ा चुकी है, वह
पढ़ा चुकी है, कहेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके पास से बी का कोई रूप है, कहेंगे बी का रूप नहीं, हैव का रूप है, कहेंगे बी का रूप नहीं तो पैसिव नहीं। अच्छा पैसिव नहीं तो अब यह कर्ता इस क्रिया को कर लेगा, शी हैज स्टार्ट, वो पढ़ा चुकी है, यानी इसने काम कर लिया है। आगे चलते हैं और आगे देखिएगा, शी हैज बीन टॉट। अब इसका अर्थ जरा देख लिया जाए। देखिए हम पैसिव नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पैसिव को अभी पहचानवा रहे हैं। पढ़ाएंगे तो हम अगले स्टेप में टेंस वाइज हम पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, हम इस तरह से पढ़ाएंगे। हमारा वीडियो अपलोड नहीं हुआ इसलिए ये पहला वीडियो है, इसको मैं पहले बनाया था, ठीक ना, लेकिन बाद में फिर से बनाना पड़ा, बना करके फिर से अपलोड कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए, कंसेप्ट को दे दें आगे। तो यहाँ देखने की जरूरत है, शी हैज टॉट, वह पढ़ा चुकी है, यानी यह सब्जेक्ट है, इस क्रिया को कर ले रहा है, ठीक ना। क्रिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसके पहले बी का कोई रूप नहीं है, यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसके पहले बी का कोई रूप है, अतः पैसिव है। कहेंगे है जिसमें भी आया, है जिसमें भी आया, टॉट इसमें भी आया, टॉट इसमें भी आया, अंतर क्या है, इस क्रिया का कर्ता, यह जो कर्ता है इस क्रिया का, ये कर ले रहा है, लेकिन इसमें इस क्रिया का जो कर्ता है ये सी कर क्यों नहीं पा रहा है, जबकि टाट इसमें भी है, टाट इसमें भी है, सब कुछ एक ही है, बीन सब बस इसमें आ गया, ठीक है। इसमें अंतर क्या, कहेंगे बीन की वजह से तो ये पैसिव हो जा रहा है। अब इसी को कहेंगे डूअर, इसको कहेंगे नॉन डूअर, क्यों समझिएगा, शी हैज बीन टॉट, यानी उसे पढ़ाया जा चुका है, बी टॉट ना, वही बी का रूप अभी मैं पढ़ाया, बी सिंग, बी संग, बी टॉट, बी रिटेन, बी प्लेड, ठीक है। तो बी क्या है रूप उसके साथ लग गया, तो ये क्या होगा, यह जो सब्जेक्ट है इस क्रिया को कर नहीं पाएगा, ये क्रिया अपने सब्जेक्ट पे होएगी। बात समझ में आ गई इतनी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक आपको ये दिखाया कि डूअर और नॉन डूअर, पैसिव के जो सब्जेक्ट होते हैं ये डूअर नहीं होते हैं, नॉन डूअर होते हैं, लेकिन एक्टिव के जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डूअर होते हैं। आपने एक्टिव अब तक पढ़ा है, पूरी बात आपको मालूम है, ठीक ना। मैंने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया कि एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है, तो क्रिया के फॉर्म में अंतर है, ठीक है। क्रिया का फॉर्म क्या है, एक्टिव फॉर्म की क्रिया, एक्टिव फॉर्म की जब क्रिया रहेगी तो उसका सब्जेक्ट डूअर होगा, और अगर पैसिव फॉर्म में क्रिया है तो उसका सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा। इस बात को भी जानना, मैंने डूअर और नॉन डूअर को साबित कर दिया, इसको एक आध दोबारा और बैक होकर करके देख लीजिएगा, ठीक ना, समझ में आ जाएगी बात। आगे बढ़ते हैं, मैंने इतनी बात बता दी डूअर और नॉन डूअर। अब देखिएगा, अब जो पैसिव आपको पढ़ाया जाता है तो उसमें प्रोनाउंस आते हैं और प्रोनाउन को भी बदला जाता है, इस बात को भी जाना, ठीक है। और थोड़ी इस बात एक बात और पे ये देखना है कि जिसे यहां पे लिखा शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही है, वह क्रिकेट किस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर के साथ क्रिया आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी बी के साथ जब क्रिया आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस होता है। नहीं मालूम है तो मेरा वीडियो देखें, मैंने इसी बेस पे ही क्लास लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मेरा क्लास आपको कठिन सा लग रहा है तो आप समझिएगा कि आप अभी बहुत दूर हैं। अगर आसान लगने लगे और आसान बनाना है पूरे इंग्लिश को तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, पीछे जाकर के देखें। सभी लोग ऐसी धमकी देते हैं जिससे कि आप देख सकें और उनका वॉच टाइम बढ़ सके। मुझे वॉच टाइम से नहीं मतलब है, आप मत देखिए, यहीं पे क्लोज कर दीजिए। लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस गहराई में मैं लेकर के गया हूँ पूरे यूट्यूब पे पैसिव पढ़ाने के लिए और टेंस पढ़ाने के लिए, जिस गहराई को मैंने दिया है उस गहराई को अगर किसी ने दिया हो तो दिखा दीजिए, ये दावा है। तो दावा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आप बेहतर कर सकें, दावा इसलिए कर रहा हूँ कि आप इतने पे इत्मीनान रखें, धैर्य रखें कि आपको बेहतर पढ़ाया जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो जाइए देखिए, देखते रहिए, खूब देखिए। हमको उससे क्या मतलब है, मेरा वास्ट टाइम घटाने बढ़ाने से कोई मेरा फर्क नहीं पड़ता। कल भी मैं सिंपल था, आज भी मैं सिंपल हूँ, और आने वाले समय में मेरे पास अगर कुछ हो जाएगा तब भी सिंपल ही रहूँगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो मैनेजर, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ाओ,
शी इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां पे समझने की क्या बात है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, क्रिया को यहीं पे बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब के रूप में लिख देना, ठीक है, जिस भी टेंस में होगा, ठीक है, अभी यही बता करके दिखा दे रहा हूं। तो ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, दिखा दे रहा हूं पहले। क्रिकेट को इधर लाना है, ला दिया, सब्जेक्ट बन गया, इसके साथ इज ही लगेगा, इज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद से क्रिया में आईएनजी है तो हमने बी में, हमें को बी में जोड़ना पड़ेगा, तो बीइंग हो गया, ठीक ना। अब क्रिया स्वतंत्र हो गई, जब क्रिया स्वतंत्र हो गई तो अब इस क्रिया स्वतंत्र क्रिया को थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो बी प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ठीक है। अब इधर कोई शब्द नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा कि अब डायरेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, बाई शी का हल हो जाएगा। और ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे सिर्फ बाई ही नहीं लगा करता है, ठीक है, और भी प्रीपोजिशन से जो लगते हैं, विथ भी लगता है, एट भी लगता है, ऑफ भी लगता है, टू भी लगता है, ये प्रीपोजिशन लगा करता लगते हैं, ठीक ना। तो ये कौन क्लियर करता है, क्रियाएं क्लियर करती है, किन क्रियाओं के साथ बाई आता है, किन के साथ विथ आता है, किन के साथ एट आता है, किन के साथ टू आता है, ठीक है, किन के साथ ऑफ आता है। तो ये प्रीपोजिशन का निर्धारण जो होता है वो क्रिया के द्वारा होता है। आगे चलते हैं, हमको उसको नहीं बताना, फिलहाल में आप बाई जान रहे, बाई जानिए, ठीक है ना, अन्य पे भी मैं दूंगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, क्रिया को यहीं पे थर्ड फॉर्म में, यानी बी के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में है कि देखिए यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म में, उसके पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा था, पैसिव है। किसका पैसिव है, तो इज एम आर के साथ क्रिया आईएनजी, इधर देखिए, इधर से आईएनजी फॉर्म आया हुआ था कंटिन्यूअस है, इज एम आर है तो इज है तो कहेंगे प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव हो तो गया। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जो प्रोनाउंस है, सी को हाल में कैसे बदल दिया, अब इस पे मैंने, मुझे आपको जानकारी देनी है। आप जो जान रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं जान रहे देखिएगा, आपने जितना पढ़ा है उतना ही नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी याद रखिएगा। आप यहाँ से स्किप भी करेंगे तो आप पछताएंगे। अभी जो दूंगा देखिएगा, डरा नहीं रहा हूं, आप डरिएगा नहीं। आप बेसिक में है तो इसको जानना ही पड़ेगा, बेसिक ही नाम से बना, ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउंस, प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, ये भी जानिए, डिटेल में जानिए। प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जब बोलने वाला जिस प्रोनाउन का प्रयोग खुद अपने लिए किया करता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब बोलने वाला जिससे बात कर रहा होता है, तो बोलने वाला जिससे बात कर रहा था स्पीकर, उसको कहते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और बोलने वाला और बात सुनने वाले दोनों मिलकर करके जिस किसी के बारे में बात करते हैं उसको कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो देखिएगा, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आते हैं, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक ना। आई मीन्स में, वी मीन्स हम। अगला सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन, यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन, दे, सॉरी सिंगुलर लिख लेते हैं पहले, ही, शी, इट और दे प्लूरल, ठीक है। और याद रखिएगा, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, और इनके अलावा को भी मैं दे दे रहा हूं, जैसे यहां पे हो को भी लिख दे रहा हूं, हो, जानिएगा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बदला करता है। तो देखिएगा, आई को बदलेंगे तो आई बदलेगा, ऑब्जेक्टिव कैसा बनाएंगे तो मी में बदल जाएगा, वी का ऑब्जेक्टिव कैसा बनाएंगे तो अस हो जाएगा। तो आई को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो मी हो जाएगा, लेकिन मैं पूछूं मी को अगर सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अस है, अस ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव जगह पे आया करता है, ठीक ना। इसको सब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ये सब के सब क्रिया के पहले आया करते हैं, ये सब्जेक्टिव केस में होते हैं, ये सब सब्जेक्टिव केस में है, कर्ता की जगह पे आते हैं, यानी मेन वर्ब से पहले हुआ करते हैं। और ये या तो क्रिया के बाद आएंगे नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद आएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं।
और इनका प्रयोग एक जगह और हुआ करता है, सब्जेक्टिव केस में ही रहते हैं ये, ठीक ना। बी के बाद जैसे इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज आई, इट इज के बाद से, ठीक ना, अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव केस में रहेगा, ये ग्रामर है। लेकिन बोलने वाले क्या बोल देते हैं, ठीक ना, और पढ़ाने वाले भी क्या पढ़ा देते हैं, नहीं स्पीकिंग में शैल का प्रयोग नहीं होता है। नादान तेरी खोपड़ी खराब हो गई है, स्पीकिंग में शैल का प्रयोग नहीं होता है। ग्रामर तुम्हारे बाप के घर से नहीं है क्या, ठीक है। किसी कीमत पे शैल को अलग नहीं कर सकते हैं। अब जिसे अंग्रेजी बनाना, क्या बनेगा, जाऊं क्या बनेगा, शैल का प्रयोग नहीं होगा तो बन ही नहीं पाएगा। तो बात कहां से किधर लेकर के चला गया, आगे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो ये मैं बताया सब्जेक्टिव केस में ये हैं, ये हमेशा सब्जेक्टिव पे ले आते हैं। लेकिन अभी मैं बोला कि बी के भी बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा, बी के बाद वर्ब बी, वर्ब बी मतलब इज मार वाज या वर्ब, वर्ब बी के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन भी क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में ही होगा। ये प्रोनाउंस है, अगर इसमें से कोई भी एक प्रोनाउन अगर आता है तो सब्जेक्टिव केस में, तुम ही तो हो, वही तो है, या वही तो थी, इट वाज शी। देखिएगा, तो मैंने क्या बताया, ये सबके सब क्रिया के पहले आते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये वाज क्रिया है, क्रिया के बाद से भी देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक ना। ही का हिम होगा, शी का हर होगा, इट का इट होगा, दे का देम होगा, हु का होम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे दिखा देते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, इनकी जरूरत कैसे पड़ती है अभी देख लीजिए। he teased me, यानी वो मुझे चिन्हाया, वो मुझे चिन्हाया। अब देखिएगा, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा, वैसे बना रहे हैं, आई में बदल जाएगा। कैसे, ऑब्जेक्टिव केस में है, जब सब्जेक्टिव केस में बदला जाएगा तो आई होगा, समझ में आया। आगे ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए वाज लगेगा, वाज आई वाज टीज्ड, आई वाज टीज्ड। अब और कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट बाई लिखा जाएगा, ही ऑब्जेक्टिव इधर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। अभी मैं बताया कि प्रीपोजिशन के भी बाद से जो प्रोनाउंस आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस के जो भी प्रोनाउंस होते हैं ये क्रिया की भी बात आया करते हैं और प्रीपोजिशन की भी बात आया करते हैं। ये प्रीपोजिशन की बात आया है तो यह हिम इसका ऑब्जेक्ट है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा। पूरी तरह से मैं ग्रामर को ग्रामर से रिलेट करके मैं आपका क्लास लिया करूंगा, जो थोड़ा सा आता है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप मेरा वीडियो देख लीजिए, कुछ तो जरूर हासिल होगा। यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं उनसे हट करके आपको जानकारी मिलेगी। मैं कोई रट्टा नहीं मार रखा हूँ कि उसी रट्टे पे पढ़ाता हूँ। अब तक मैं 2005 से जो पढ़ाते आया उसी को आधार बना करके मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या देखा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, अगर यही ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस रूप में बदल जाएंगे। क्लियर हुआ, जिसे देखिए यहाँ पे वो हो गया। कहेंगे ये तो हमने देखा है हु को बाई हो में बदलते हुए, लेकिन हम को बाई हो में बदलते हुए मैंने नहीं देखा है। नहीं देखा है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका पट्टर खुल जाएगा, ठीक है, वो भी दिख जाएगा। और हु को बाई हो में बदल देते हैं, पैसी भाषा में इसे कहा जाता है, ठीक ना। किसी भी लड़के से पूछिए सर जी हु वाला रूल क्या है, सर जी भी कहेंगे कि बाई होम में बदल देंगे। मैं कह रहा हूं हु को बाई होम में और वहीं रहने देंगे। मैं कह रहा हूं हु को बाई होम में बदलेंगे लेकिन लास्ट में ले जाएंगे, ठीक ना। और जो उधर होम है, ठीक ना, उस होम पे इधर लेते आएंगे, ठीक ना, तो हु वहीं बदल जाएगा।
अब कहा जाए, चलिए इतनी बात मैंने बताई, ठीक ना। मुझे आपको यही बेसिक जानकारी देनी थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बनाना, क्रिया का फॉर्म, ठीक है। इसमें मुझे बेसिक क्लास आपका लेना था, पैसिव का कंसेप्ट क्लियर कराना था। अब इसको अगर और बेहतर तरीके से जानना है तो मेरा वीडियो नंबर 2 देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, जितना भी है वो उसको देखिए, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने याद रखिएगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक ना, पैसिव के बारे में, उतना पूरे यूट्यूब पे कभी नहीं मिल सकता। टेंस में और पैसिव में, पूरे पैसिव पे मेरा चैलेंज है कि इससे ज्यादा किसी ने जानकारी नहीं दी है अब तक। अब मेरा वीडियो कोई देख कर करके किसी को कहीं से जानकारी हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन अब तक नहीं है, ठीक ना। मैं कहां से देखा हूं, इस बात को भूल जाएं। जहाज पहले मर्तबा बनी तो कहेंगे कि वो भी कहीं कोई देख करके पढ़ा होगा, कहीं से देखा होगा। कहेंगे जो उसको लिखा होगा वो कहां से देखा होगा। परमाणु की खोज हुई तो उसकी खोज पहले किसने किया था। कहेंगे मोबाइल की खोज हुई, उससे भी पहले कभी खोज हुआ होगा। कहेंगे अब आप नादान है, है ना। छोड़िए, हम अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, शेयर अगर करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो कोई हमको हमारी तरफ से दबाव नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर देखें। किसी से मत बताएं, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन ज्ञान है, ज्ञान को दिया जाता है। इसीलिए तो अब मैं हार्ड डिस्क में भी रखने जा रहा हूँ कि सारा जितना मैं मेरे पास मेरी जानकारी है मैं उसमें रख दे रहा हूँ, और उसके बाद से जिंदगी नहीं रही तो फिर दुनिया इसका लाभ लिया करेगी। ठीक है, चलिए इतना ही के साथ धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, जय हिंद।